guys, welcome back to my YouTube channel. So today I will be discussing some sample question paper of Pharmaceutical Chemistry 1, that is for D Pharm. So let's see the instruction of the question paper. So here are some instruction. As you can see, all the questions are compulsory. Next, अगर figure है उसमें या फिर कोई structure है, that will indicate full marks. Okay, एक proper neat sketch अगर required है तो आप वो भी draw कर सकते. So these are the instruction and it contain the paper contain 80 marks. So next question, very first is attempt any 6. तो यहाँ पर जो है आपके पास 7 questions है. You have to attend any 6 that will contain 5 marks each. So very first is state what is mean by impurity. Impurity किसको बोलते हैं, आपको उसको define करना है. Next है इसके अंदर enlist different sources of impurities and describe them. ठीक है, इसमें आपके सोर्सेस क्या है इम्प्योरिटी के, आपको वो डिस्क्राइब करना है, एनलिस्ट भी करना है और डिस्क्राइब भी करना है. सो लेट्स सी द आंसर. सो हियर इज द डेफिनेशन और स्टेट व्हाट इज इम्प्योरिटी. अ कंपाउंड इज सेड टू बी इम्प्योर. अ कंपाउंड इज सेड टू बी इम्प्योर इफ इट इज हैविंग फॉरेन मैटर. ठीक है, अगर उसमें कोई फॉरेन मैटर है तो आप उसको इम्प्योर बोलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग अ ड्रिंकिंग वाटर, अगर ड्रिंकिंग वाटर में आपके थोड़ा सा सॉइल गिर गया, ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ, दैट इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस, मतलब अनवांटेड पार्ट आ गया उसके अंदर. इसके वजह से क्या कर सकते हैं आप, वो पानी पी नहीं सकते, तो दैट इज़ इम्प्योरिटी. लेट्स सी, अ फॉरेन अनवांटेड मैटर सब्सटेंस और प्रेजेंट in a compound which are differ from the actual molecular weight or molecular formula is called impurity. So this is the definition of impurity. इसमें जो है इम्प्योरिटी, अगर कोई भी ड्रग इम्प्योर होता है उसकी वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब होती. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट उसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इनलिस्ट द सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी. अब ये इम्प्योरिटीज़ आते कहाँ से हैं, कैसे आते हैं. सो द वेरी फर्स्ट यू कैन सी रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल्स कैसे क्या है ये रॉ मटेरियल्स, मतलब जो क्रूड ड्रग है दैट इज़ द रॉ मटेरियल. इसमें जो है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, ये नेचुरल सोर्सेज है या आपने इसको सिंथेसाइज करे फ्रॉम द केमिकल स्टार्टिंग मटेरियल, इसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आती. नेक्स्ट जो है इसमें जो है नेचुरल सोर्सेज जो है दैट इज़ मिनरल सोर्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आती. नेक्स्ट इसमें और एक चीज़ है, इन द नेचर मिनरल्स रेयरली अकर इन रीजनेबल प्योर फॉर्म. अब आपने देखे होंगे मिनरल्स जो है प्योर फॉर्म में बहुत रेयर मिलते हैं, उसको भी हमको आइसोलेट करने के लिए, उसको भी हमको प्रॉपर फॉर्म में लेके आने के लिए हमें कई केमिकल्स यूज़ करना पड़ता, उसके वजह से भी इम्प्योरिटी आ जाती है ड्रग में या केमिकल में. नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आप जब उसको बनाते तो उसके वजह से भी इम्प्योरिटी आती. इसमें क्या है, द प्रोसेस और द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर जो कि इंट्रोड्यूस हुआ न्यू इम्प्योरिटीज़ इनटू द फाइनल प्रोडक्ट अराइजेज ड्यू टू कंटामिनेशन बाय, इसमें जो हम रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, कैटालाइज यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, उसके वजह से भी इम्प्योरिटी आती. फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे ड्रिंकिंग वाटर जब हमारे पास आता, अब उसको प्रोसेस होना पड़ता, डायरेक्ट वो नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती, तो उसके लिए हमें कई प्रोसेस जो करना पड़ता. इसमें जो है यहाँ पे आप रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कैटालाइज यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं टू गेट द प्योर फॉर्म, उसमें उसके वजह से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती. एज यू कैन सी वेरी फर्स्ट इज रिएजेंट एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हम जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकती. नेक्स्ट जो है रिएजेंट यूज टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटीज़, हम दूसरे इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो रिएजेंट से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती. नेक्स्ट जो है
सॉल्वेंट, आप कौन सा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें जो है कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में क्रिस्टलाइन फॉर्म सॉल्वेंट्स भी यूज़ होते हैं, और ये जो सॉल्वेंट्स है बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। सबसे ईजीएस्ट और सबसे चीपेस्ट जो सॉल्वेंट है दैट इज़ वाटर, जो हर जगह अवेलेबल है और सभी प्रिपरेशंस में यूज़ होता। इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा वाटर ही यूज़ होता। सो वाटर में जो है कई सारी इम्प्योरिटीज़ रहती, मिनरल्स रहते हैं उसके अंदर, लेड रहता, उसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज़ आती। सो मेजर सोर्स जो है वाटर कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, और डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर कंटेनिंग डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर अवेलेबल। आपने देखे होंगे हर जगह का पानी डिफरेंट रहता, हर जगह का पानी का टेस्ट डिफरेंट रहता। अगर आप वो पानी यूज़ करते फॉर द प्रिपरेशन और द सिंथेसिस ऑफ एनी ड्रग, आप कोई भी ड्रग बनाने के लिए वो पानी यूज़ करते, तो उसकी जो है उसमें भी इम्प्योरिटीज़ रहती है। हर जगह का पानी डिफरेंट रहता, तो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती। नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट जो हम बीच में यूज़ करते, उसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती। यहाँ पे आपने देखे सॉल्वेंट, याद रखो ईजीएस्ट और चीपेस्ट सॉल्वेंट अवेलेबल जो है पानी है, और पानी के भी कई टाइप्स होते हैं, जो कि है टैप वाटर जो आप डायरेक्ट नल से यूज़ करते हैं, टैप वाटर है, सॉफ्टन वाटर है, डीमिनरलाइज जो वाटर है, डिस्टिल वाटर है। ये सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती। हार्ड वाटर है जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी रहता, उसकी वजह से भी। सॉल्टी वाटर बेसिकली हम नहीं यूज़ करते बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट रहता, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनऑर्गेनिक प्रिपरेशंस। नेक्स्ट वी हैव एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक जो है या फिर बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में मॉइस्चर है, उसमें जो पानी है उसकी वजह से आप कोई ड्रग सिंथेसाइज कर रहे हैं, लेकिन मॉइस्चर सराउंडिंग में मॉइस्चर होने की वजह से आपका ड्रग ख़राब हो सकता। तो एटमॉस्फेयर भी एक पार्ट है इम्प्योरिटी का। नेक्स्ट वी हैव अब वन मोर थिंग, मॉइस्चर। हम यहाँ पे मॉइस्चर की बात कर रहे हैं या फिर हम एटमॉस्फेयर की जो बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स है। डस्ट पार्टिकल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता, सल्फर, सिलिका, सूट जो है वो भी हो सकता। कहीं सारे गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके वजह से भी जो है ड्रग या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटामिनेट कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट को। नेक्स्ट जो है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हज़ार्ड। थर्ड इज़, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरी फर्स्ट जो था रॉ मटेरियल, सेकेंड वाज द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसमें ये उसके सब टाइप्स है या फिर सब क्लासिफिकेशंस है, दैट यू हैव टू राइट ABCD। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग हज़ार्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग हज़ार्ड क्या है कि जो कि जितने भी हमने अभी ऊपर देखे अबव मेंशन जो वेव है, उसमें सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग हज़ार्ड है, सर्टेन प्रोडक्शन या फिर सर्टेन स्टेजेस पे ना केमिकल या फिर कोई इम्प्योरिटी की वजह से वो ड्रग या जो भी हम बना रहे हैं उसकी वो ख़राब हो जाएगा। अब वेरी फर्स्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर, वेरी फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग हज़ार्ड में वेरी फर्स्ट है फर्दर क्लासिफिकेशन, दैट इज़ कंटामिनेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर मैटर। या फिर अगर आप कोई ड्रग फॉर एग्जांपल लेट्स सी, जहाँ पे अनवांटेड पार्टिकल अराइजेस बाय द एक्सीडेंशियल इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक्सीडेंशियल इंट्रोडक्शन ऑफ डर्ट या फिर ग्लास। आप कोई पोर्सिलिन डिश में या फिर RBF में ड्रग सिंथेसाइज कर रहे, बाय मिस्टेक आपके हाथ से कुछ गिर जाता है उसके अंदर, या फिर आप जो है ग्लास रॉड जो आप स्टर करने के लिए यूज़ करते उसके वजह से कोई इम्प्योरिटी आ गई, दैट इज़ कंटामिनेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर मैटर। यहाँ पे एक्सीडेंशियल कुछ इंट्रोड्यूस हो गया आपके ड्रग में, दैट इज़ कंटामिनेशन फ्रॉम द पर्टिकुलेट। नेक्स्ट जो है क्रॉस कंटामिनेशन। नेक्स्ट वी हैव क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता it is occurred by the airborne dust arises by handling of the powder granules tablet in bulk। आप देखेंगे अगर आप हैंडल कर रहे हैं, आपने बहुत सारा पाउडर अपने हाथ में लिया और आप कहीं तो भी उसको लेके जा रहे, लेकिन आप जब कहीं तो भी उसको लेकर जा रहे उसके वजह से आप जब बाय वे है आप उसके वजह से भी कोई इम्प्योरिटी आ सकती, ऑन द वे कुछ हो सकता, जो सराउंडिंग में जो एयर है उसकी वजह से जो प्रोडक्ट जो है या फिर ग्रैन्यूल्स जो है वो ख़राब हो सकते।
नेक्स्ट वी हैव कंटामिनेशन बाय माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स में क्या है, लाइक लिक्विड प्रिपरेशंस आपने देखे, लिक्विड प्रिपरेशंस जिसमें है क्रीम है, लोशंस है, इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती। माइक्रोबियल ग्रोथ में क्या है, बैक्टीरिया है, फंगी, अलगे, ये जो है फाइनल प्रोडक्ट को ख़राब कर सकते हैं। बेसिकली माइक्रोब जो है लिक्विड प्रिपरेशन में ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज़ एरर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन का या फिर कोई भी सॉलिड प्रिपरेशन का, देयर इज़ इनकम्प्लीट सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब कोई चीज़ ना डिज़ोल्व नहीं हुई प्रॉपर, तो ये जो है दैट इज़ एरर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई एरर आ जाना। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर जब हैंडल करते तो या फिर कुछ भी चीज़ हैंडल कर रहे उसमें कुछ एरर आ गया, बाय मिस्टेक कुछ हो गया, दैट इज़ इनकम्प्लीट वर्क को चल रहा, कुछ एरर आ गया, दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग एरर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पर जो है एरर कैन बी एफिशिएंट बाय मिक्सिंग। आप जब टैबलेट बना रहे उसके अंदर मिक्सिंग कर रहे, फिलिंग कर रहे या फिर स्टरलाइजेशन कर रहे, उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकती फाइनल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो है एरर इन द पैकेजिंग। पैकेजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप उसको, वो जो ड्रग आपने बनाए या टैबलेट बनाए, तो वो सेम साइज़ का होना चाहिए, उसका शेप होना चाहिए प्रॉपर, कलर, और उसका कंटेनर भी इम्पॉर्टेंट है। आप कौन से कंटेनर में उसको स्टोर कर रहे, उसको कैसा रख रहे, तो पैकेजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने देखे होंगे हर पैकेजिंग के ऊपर उनका प्रॉपर नाम होना ज़रूरी है, नेम होना ज़रूरी है। अगर नेम नहीं रहा दैट विल लीडिंग टू मिसलीड हो जाएंगे आप। मतलब आप देखेंगे कि वो कौन सा ड्रग है, कैसा मालूम पड़ेगा आपको, अगर पैकेजिंग के ऊपर नाम है तभी आपको मालूम पड़ेगा। सो पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप करेक्ट पैकेजिंग करना ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो है इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब इंस्टेबिलिटी कैसे आती प्रोडक्ट में, वेरी फर्स्ट जो है इंस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ केमिकल इंस्टेबिलिटी। अब केमिकल इंस्टेबिलिटी कैसा हो रहा, हमने बहुत ज़्यादा पढ़े कि स्टोरेज कंडीशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर जो प्रॉपर स्टोरेज नहीं है उसकी वजह से भी ड्रग जो है इनस्टेबल हो सकता, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो दैट विल अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन व्हेन स्टोरेज। यहाँ पे केमिकल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग, एनीथिंग कैन हैपन। नेक्स्ट वी हैव चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी हर ड्रग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, और इसके अंदर जो है देयर कैन बी चेंजेस इन द क्रिस्टलाइन साइज एंड शेप। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया मतलब ड्रग भी चेंज हो गया, उसके वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, एक्टिविटी चेंज हो गई। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद द कंटेनर मटेरियल। आपने देखे होंगे बहुत सारे केमिकल्स जो है दैट इज स्टोर इन द ग्लास ओनली। अगर आपने उसको आयरन या कोई स्टील कंटेनर में स्टोर करते, फॉर एग्जांपल आपने देखे HCl की जो वाटर रहती, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सिर्फ ग्लास कंटेनर में ही स्टोर करते, बिकॉज व्हेन यू स्टोर HCl इन अदर टाइप ऑफ मटेरियल लाइक स्टील या फिर आप कोई और मटेरियल लाइक आयरन में अगर आप स्टोर कर रहे तो वो उससे रिएक्ट करेंगे और वो जो है ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम नहीं स्टोर कर सकते। तो जो कंटेनर मटेरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू, एज यू कैन सी पिकल, अचार जो होता हम कभी उसको आयरन के डब्बे में नहीं रखते, बिकॉज जब भी आयरन के डब्बे में रखेंगे तो वो जो अचार है, जो पिकल है, वो ख़राब हो जाएगा। इट इज़ ऑलवेज स्टोर इन अ ग्लास कंटेनर या फिर हम उसको प्लास्टिक बॉटल में ही स्टोर करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेनर का मटेरियल कैसा है, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव टेम्परेचर। एज़ यू नो हर ड्रग का डिफरेंट टेम्परेचर है, उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टोर करना ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है ख़राब हो सकती, ड्रग क्या है अनस्टेबल हो सकता और जल्दी ख़राब हो सकता। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी इनलिस्टेड इन द
इम्प्योरिटीज़, यहाँ पर मैंने सिर्फ इनलिस्ट किया है। नेक्स्ट दीज आर द सोर्सेज, जो हमने यहाँ लिखा है इनलिस्ट किया है, आप उसको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करेंगे। वही मैंने आपको जो हिंदी में अभी एक्सप्लेन करा है, दैट इज़ हियर ओनली। तो यहाँ पे आप जितना एक्सप्लेन कर सकते, जितना आप लिख सकते उतना ही लिखिए। सो दिस वॉज इट। यहाँ पर सब लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग हज़ार्ड क्या है, क्रॉस कंटामिनेशन क्या है। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, सो हियर इट इज़। इंस्टेबिलिटी में क्या टाइप्स है केमिकल। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन आपने पढ़ा कि वहाँ पे आपको स्टेट करना है इम्प्योरिटी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनलिस्ट करना है। सो दिस इज़ इट। यहाँ पर जो है आपको इनलिस्ट करना है पहले। नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में, you have to explain it. So this is the explanation. As you can see, this is the explanation. जो मैंने आपको हिंदी में बोली हर पॉइंट वही है ये। This is the explanation. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, चेंजेस क्या है, हज़ार्ड्स किसको बोल रहे हैं, एवरीथिंग इट इज़ here. As you can see, this is you can see a pure form and this is an adulterated, that means ये impure है। यहाँ पर जो है फॉरेन पार्टिकल आ गया या फॉरेन लिक्विड आ गया कोई, तो इससे जो है ड्रग ख़राब हो गया। या फिर यहाँ पे एज यू कैन सी हियर इट इज़ वाटर और कोकोनट ऑयल का एग्जांपल दिया गया है। सो दिस इज़ इम्प्योरिटी, इसको इम्प्योरिटी बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ। आपको एक ब्रीफ अकाउंट या एक शॉर्ट नोट लिखना है एसिड बेस टाइट्रेशन पे, acid base titration and redox titration. So let's see. So here is the answer. Acid base titration are based on neutralization reaction between the analyte and the acidic or basic titration या फिर titrant. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एसिड और बेस को दोनों को जब मिक्स करते एक रिएक्शन होता दैट लीड्स टू न्यूट्रलाइज। वो दोनों जब मिलेंगे तो एसिड ही नहीं बनेंगे या फिर सिर्फ बेस ही नहीं बनेंगे, वो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो एक बनेंगे न्यूट्रलाइज या फिर न्यूट्रलाइज सोल्यूशन। उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल हो गया वो, मतलब वो एसिडिक भी नहीं हुआ, वो बेसिक भी नहीं हुआ, न्यूट्रल हो गया। That is acid base titration. Remember, it is a reaction between the analyte and the acid या फिर analyte and between the base. So this is the acid base titration and acid base titration is also called as neutralization titration or neutralization reaction. Next is those most commonly used a pH or a conductance meter to determine the end point. एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हम pH भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम एक कंडक्टर भी यूज़ कर सकते। सो एज यू कैन सी, न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन इन विच एन acid and a base alkali soluble react and produce salt and water. As you can see, द रिएक्शन यहाँ पर जो है एसिड है प्लस बेस है। एसिड और प्लस बेस को आपने मिक्स कर दिया, एक एसिड लिया आपने और एक बेस लिए, फॉर एग्जांपल HCl ले लो और बेस जो है NaOH। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज इट फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। रिमेंबर, when acid and base mixes, it forms salt and water. Remember, this is a kind of acid base titration. Next we have types of acid base titration. उसमें ये different types है। First is strong acid और strong base, उसमें जो है HCl and NaOH का example है। Next we have weak acid है और strong base है, तो उसमें इथेनोइक एसिड है और NaOH है।
नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, उसमें है HCl और अमोनिया। नेक्स्ट वी हैव वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है, दोनों भी वीक है ये। एग्जाम्पल जो है इथेनॉइक एसिड एंड अमोनिया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग ये एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो है HCl और NaOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजीएस्ट है याद रखने के लिए भी। दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहता है, HCl है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है NaOH है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। नेक्स्ट इसमें इंडिकेटर्स कैसे होना चाहिए। वेरी फर्स्ट, चेंज ऑफ कलर इज इक्विवेलेंट पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट इज नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, वो मिक्स होके कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, इंडिकेटर्स जो है एसिड बेस के इंडिकेटर्स, वो क्लासिफाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में। वेरी फर्स्ट इज फिनोफ्थैलिन एंड सल्फोप्थैलिन, उसका एग्जाम्पल जो है फिनोफ्थैलिन है। नेक्स्ट इज अजोड इंडिकेटर, एग्जाम्पल इज मीथिल ऑरेंज। एंड द लास्ट इज ट्राइफिनिल मीथेन इंडिकेटर्स, उसमें है मेलाचेट ग्रीन। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। आप एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं, लाइक फिनोफ्थैलिन आप ये लिख सकते हैं कि different types of acid base indicators are phenolphthalein, methyl orange and melachite green. Next we have example, यहाँ पर different types of assay जो हम करते हैं। first assay जो है that is assay of ammonium chloride, next is assay of sodium bicarbonate and the last is assay of ibuprofen. So this was it for acid base titration. This much you can write for acid base titration. It will contain 5 marks. Sorry, it will contain 2.5 marks, because there is two of them. One you have to write the acid base titration and the next you have to write the redox titration. तो आप इसमें से जो है आपको इसमें प्रॉपर डेफिनेशन करना है, एसिड बेस का डिफरेंट टाइप्स लिखना है, इंडिकेटर्स कैसे होना चाहिए, या फिर आप इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल भी लिख सकते और कौन से एग्जाम्पल है एसिड बेस टाइट्रेशन के वो लिख सकते। सो दिस वाज इट फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट वी विल बी सीइंग व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू एसिड बेस टाइट्रेशन। यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क लेना है आपको, ब्यूरेट लेना है, स्टैंड लेना है। तो यहाँ पर जो है ऊपर एज यू कैन सी ब्यूरेट में जो है बेस फिल्ड रहेगा और नीचे जो है दैट इज़ जो फ्लास्क है उसमें जो एसिड है, इसमें आप एसिड सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप ऑरेंज, मीथिल ऑरेंज यूज़ कर सकते, फिनोफ्थैलिन यूज़ कर सकते। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू एसिड बेस टाइट्रेशन। रिमेंबर ब्यूरेट में जो है बेस रहता और नीचे जो है अननोन जो है दैट इज़ acid. As you can see, B is redox titration. So let's see redox titration. So redox oxidation reduction titration, which is called as redox titration, जिसमें है ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा, इट इज़ कॉल्ड एज redox titration. रिमेंबर ऑक्सीडाइज जब हो रहा दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब रिड्यूस हो रहा दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर जो है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ये जो है डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं ऑक्सीडेंट कौन है और इसमें रिडक्टेंट कौन है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट इज दिस टाइट्रेशन इन्वॉल्व टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट, वाइस वर्सा रहेंगे ये।
Next, in which electron are transferred from one atom to another, known as oxidation and reduction. यहाँ पर एग्जाम्पल है 2Mg plus O2 that will form 2MgO. मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपने यहाँ पे O ऐड करे, मतलब क्या, आपने ऑक्सीडेशन करवाए, ऑक्सीजन डाले उसमें. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ Mg जो है, Mg2+ जब हो रहा, मतलब 2 आयन्स उसके ऊपर चले जा रहे, एटम चले जा रहे, तो उसकी वजह से हुआ ऑक्सीडेशन. यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है निकल गए. ठीक है, रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ आयन, जो कि हुआ रिडक्शन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ O to O2 माइनस इज कॉल्ड एज रिडक्शन. मतलब वहाँ से ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसकी वजह से उसको बोले हुआ है रिडक्शन. So here is the example of it. Ferric salt is reduced by titration of salt. So यहाँ पे एक reaction दिया है, that you can write also. Next we have indicators used in redox titration. हम कौन से indicators use कर रहे हैं? Very first is ferroin. Next is diphenylamine. Next is indigo tetrasulfate. तो ये 3 इंडिकेटर्स यूज हुए. रिमेंबर विच इंडिकेटर्स आर यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन. एज यू कैन सी, वहाँ पर जो है एसिड बेस में जो था, उसमें आपने फिनोफ्थलीन, मीथिल ऑरेंज इंडिकेटर्स यूज़ करें. रिडॉक्स टाइट्रेशन में फेरोइन है, डाइफिनिल अमाइन है, इंडिगो टेट्रासल्फेट है. नेक्स्ट टिपिकल एप्लीकेशन, यहाँ पर कहाँ पर ये एप्लीकेबल है, रिडॉक्स टाइट्रेशन कहाँ यूज़ किए जाते हैं. वेरी फर्स्ट इज़ फार्मास्यूटिकल्स में विटामिन सी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आयन इन इट्स रॉ मटेरियल. कोई भी रॉ मटेरियल, हमने इम्प्योरिटीज़ जो देखे, इम्प्योरिटीज़ के लिए भी हम रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम आयन कितना प्रेजेंट है रॉ मटेरियल में वो नोन मालूम कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फॉर द iodine determination. So this was it for redox titration. First you have to write the proper definition of redox titration. Next you can write any of the example of it. Oxidation reduction किसको बोलते हैं, एक example लिख लो उसमें. उसके बाद आप कोई भी इंडिकेटर जो यूज़ कर रहे और वो कहाँ पर यूज़ हो रहे, कैसे यूज़ हो रहे, दैट यू कैन राइट. सो दिस वॉज इट फॉर द क्वेश्चन. दिस मच इज सफिशिएंट फॉर द 5 मार्क्स, जिसमें आप एसिड बेस भी लिखेंगे, आप रिडॉक्स भी लिखेंगे. ईच ऑफ देम विल कंटेन 2.5 मार्क्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. I hope you like this video, and I will be giving the further question and answer in the next video. Please do follow my channel for more updates.